चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। जैसा कि सर ने आपको बता दिया है कि नवंबर तक का आपका करंट अफेयर्स कवर है, यूट्यूब पर आपको मिल भी जाएगा। तो अभी मैं आज चूंकि मेरी पहली क्लास है करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको थोड़ा सा रूपरेखा डिस्कशन कर देता हूं कि आगे का जो हमारा करंट अफेयर्स रहेगा वो हमारा पैटर्न क्या रहेगा और हम किस दिशा में चलेंगे। और एक से दो वीडियो में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, जो जिस नजरिए से मैं करंट अफेयर्स को देखता हूँ, वो आपको, इसलिए आप आज और कल एक दो दिन आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आपको एक से दो दिन जल्दी से आइडिया लग जाएगा कि कौन से मुद्दे को मैं किस हिसाब से डिस्कशन कर रहा हूं और उस मुद्दे के अनुसार किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना है, या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन संबंधित जो भी मैं इंटरलिंक करूंगा उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स वैसे भी आपको दिखता है, बस थोड़ा सा आपको ढंग से आंखें खोल के रखना है, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो हमारा करंट अफेयर्स का नेचर है, या फिर करंट अफेयर्स एमपीपीएससी किस प्रकार से हर साल पूछता है। और जो एक रिफ्रेशर स्टूडेंट है या फिर जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, तो जो मेरा यहाँ बताने का मोटिव है, मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है या जो देने वाला है उसको बेसिक से समझ में आए। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम कई बार दे चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं एक दो बार दे चुके होंगे, मेंस भी दे चुके होंगे, फिर से प्रीलिम्स देंगे, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। और वैसे भी मेरी जो यहाँ पर बातें रहती हैं वो बेसिक से रहती हैं, तो आपको जो पहला बार स्टूडेंट है उसको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज तो आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स यहाँ पर है, तो हमारा यहाँ पर जो हम दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, दिसंबर नवंबर तक आपका हो चुका है, ये जो भी बड़ी घटनाएं होंगी उसको भी कवर कर देंगे। तो दिसंबर से आपका जब तक एग्जाम होगा, है ना, टिल एग्जाम तक यहाँ पर आपको हम यहाँ पर डेली बेस पे करंट अफेयर्स का कवर करेंगे, जो कि एक वीडियो में कई दिनों का आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। ये चीजें होंगी। फिर उसके बाद जैसे अभी आज के लेक्चर में मैंने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स उठाया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो आपको एक अलग से पढ़ा दिया जाएगा। जो भी चीजें होंगी जो मेरे नजरिए से लग रहा है कि ये भी एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही 23 का एग्जाम 17 दिसंबर को हो चुका है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे घटनाक्रम रहते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से रहते हैं, उनके आने की संभावना है, तो वो एक कॉम्बो के रूप में आपको अलग से एक दो वीडियो में कवर करा दिया जाएगा, ये वाला। दूसरा यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो मुद्दा करंट का है, जो मुद्दा करंट अफेयर्स का है, और ये जो मुद्दा करंट अफेयर्स का है, इसका जो इंटरलिंक है वो हमारे स्टैटिकल पार्ट से रहता है। किससे रहता है दोस्तों? हमारे स्टैटिकल पार्ट से रहता है, नहीं बेसिक वाले पार्ट से रहता है कि जो क्वेश्चन आता है। अब दो चीजों का ध्यान रखना, जनरली जो एक विद्यार्थी होता है वो करंट अफेयर्स को इस नजरिए से देखता है कि जो मुद्दा चर्चा में रहा है या जो घटनाक्रम, कोई व्यक्तित्व है या कोई घटनाक्रम है, कोई योजना है, या जो जिन प्रकृति के क्वेश्चन बनते हैं वो हैं। तो यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट सोचता है कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। यदि वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है तो वो क्वेश्चन समझ लेता है कि हमसे नहीं बना है और ये प्रश्न थोड़ा टफ था या स्टैटिकल था और हमने ढंग से रिवीजन नहीं किया। जबकि वहां पर कमी क्या रहती है? वहां पर रहती है विद्यार्थी की नजरिए की। विद्यार्थी जो करंट अफेयर्स के मुद्दे देखता है सिर्फ वहीं तक सीमित रहता है, उसके आसपास सोचने का प्रयास नहीं करता है, जबकि एमपीपीएससी उसके आसपास की चीजें देता है। मैं आपको दो तीन एग्जांपल भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम दिया है, अभी जो 17 दिसंबर में हाल ही में अभी आयोजित हुआ है, उसमें कुछ प्रश्न आए थे, उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कराना चाहूंगा पढ़ाने के पहले। जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है। जिन लोगों ने दिया है उनको याद होगा, जिन लोगों ने नहीं दिया तो आपकी पहली प्रायोरिटी है कि जो पुराने साल के प्रश्न हैं, खास करके वर्ष 2014 से उसके आगे के जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा के, वो सारे प्रश्नों का एनालिसिस आपके दिमाग में होना चाहिए, सभी विषय के। तभी आप परीक्षा का पैटर्न और जो जिस लेवल का पूछता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था उसने कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब ये क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि हमारे सिलेबस में मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की कार्यपालिका विधायिका, ये सब सिलेबस में हमारे इंक्लूड है। बच्चा ये सोचता है कि ये स्टैटिकल से है, बेसिक ये स्टैटिकल से है, ये करंट का मुद्दा नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना आपको कि अभी नवंबर में
नवंबर में मध्य प्रदेश के 16वीं विधानसभा के इलेक्शन संपन्न हुए थे, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को आया था। और आपका एग्जाम कब हुआ था? आपका एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर को। तो अब इस डेफिनेटली यदि इलेक्शन हुआ है तो मुख्यमंत्री भी नए बने हैं, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष भी नए बने हैं, बहुत सारे कुछ मंत्रीगण जो पदाधिकारी हैं उनकी भी नए नए लोगों का यहाँ पर देखने को हमको मिला है। तो यहाँ पर जो 17 दिसंबर को हमारा एग्जाम हुआ था, वहां पर जो पूछा था कि प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव आयोजित कराए गए थे। तो यदि कोई बच्चा जब 17 दिसंबर को पेपर देने गया होगा और यदि उसने सिर्फ चुनाव तक पढ़ा होगा कि चुनाव कब हुए, किस डेट पर हुए, और उसने बाकी चीजें कवर नहीं की होंगी, तो हो सकता है उससे क्वेश्चन मिस हो गया होगा। और स्टैटिस्टिकल पार्ट में आप तो पढ़ते ही हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये इसका जो परसेंटेज है 50% स्टैटिस्टिकल है, 50% करंट अफेयर्स का है, क्योंकि हमारे 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं वो इसी साल हुए थे। पूछने को तो ये भी पूछ सकता था कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कौन से विधानसभा अध्यक्षों में नहीं रहे, या फिर हो सकता है राज्यपाल से पूछ लेता, या फिर और भी पूछ लेता कि किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के बारे में वर्णन किया गया है। तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यही वाला क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि ये चर्चा में था। ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न आप देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि गाजा पट्टी में कौन सा क्षेत्र आता है, कौन सा क्षेत्र नहीं आता। जिनने 2017 दिया, अच्छे से आप पेपर देखना, मिल जाएगा। अब आपको पता है इजराइल और यहाँ पर फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था, तो उसने इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में इनडायरेक्टली पूछ लिया कि गाजा पट्टी के अंतर्गत कौन आता। आपको पता है गाजा पट्टी भी एक कारण था युद्ध लड़ने का, तो उसने पूछ लिया कि कौन कौन से क्षेत्र आता है। अब चूंकि वो क्वेश्चन तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत चीजें आती, लेकिन वो करंट में चर्चा था, इसीलिए उसने पूछा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो बहुत सारी ज्योग्राफियां हैं, लेकिन वही वाला क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि वो चर्चा में था, क्योंकि वो क्या था? चर्चा में था। तो ये 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। तो जब भी मैं आपको करंट अफेयर्स बताऊंगा तो उसका स्टैटिस्टिकल पार्ट आपको नोट करा दूंगा, या मैं आपको याद करा दूंगा कि ये वाला पार्ट आप ढंग से देख लेना, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मिलाकर कम से कम 25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। क्योंकि यदि 10 क्वेश्चन करंट से आते हैं और 15 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं, और आपको ये आपने नोटिस करना सीख गए कि जो करंट चर्चा में उसका स्टैटिस्टिकल पार्ट हम ढंग से कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो आप इसको कवर कर सकते हो। तो 20 से 25 का एवरेज रखता है करंट अफेयर्स। डायरेक्ट तो 10 ही आएगा, 8, 9, 10 आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट कितना आता है? इनडायरेक्ट कम से कम 25 का आता है, ऐसा मेरा मानना है। और लगभग हर साल यही उसका एवरेज है। आप 22 का, 21 का, 20 का, 23 का, जितने भी पुराने साल के पेपर हैं उनको पलटा कर देखेंगे, आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा बताने का पर्पज ये था कि जब भी मैं कोई मुद्दा चर्चा में होगा तो आपको बताऊंगा कि ये चीजें आपको एक्स्ट्रा में देखनी है, तो आप उसको लिखते जाना, नोटिस करते जाना, और जिस दिन जो करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा उसी दिन आप कोशिश करना पूरा दिन में। आप जैसे आपके लेक्चर्स हो जाते हैं उसके बाद आप रिवीजन करते होंगे, कई सारे लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, तो उसी टॉपिक जो चर्चा में उसका जाकर स्टैटिस्टिकल पार्ट में थोड़ा सा टाइम निकालकर 15 से 20 मिनट उसको ढंग से आप पढ़ लेंगे, तो आपका करंट प्लस स्टैटिस्टिकल दोनों हो जाएगा। फिर आपसे जो 2-3 नंबर का मिस होता है वो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, पहला हमारे है राजकुमार केसवानी। इनका संबंध किससे है? पत्रकारिता से है। अब समझना इसको, जो राजकुमार केसवानी है, इनके नाम से एक मध्य प्रदेश सरकार ने पुरस्कार की स्थापना की थी, और इसका जो स्थापना की थी पिछले वर्ष की थी, और इसी उपलक्ष्य में पहली बार जो पुरस्कार है राजकुमार केसवानी पुरस्कार, वो डॉक्टर वर्तिकानंद को दिया गया है। तो हमको 2 पर्सनालिटी यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला कि राजकुमार केसवानी का संबंध किससे है? पत्रकारिता से है। और इनके नाम से जो पुरस्कार की स्थापना की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो पहली ही बार में किसको दिया गया है? डॉक्टर वर्तिकानंद को दिया गया है। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे, पहला जो मैंने आपको बताया, दूसरा भी जो मैंने आपको बताया है। और एक फैक्ट हो सकता है पूछे कि इसकी जो राशि है, इस पुरस्कार की राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो इस पुरस्कार की जो राशि वह 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 1 लाख रुपए। देखिए हुआ क्या था कि जो राजकुमार केसवानी जी हैं, इनका कोविड काल में मृत्यु हो गई थी, और इन्होंने, आपको पता होगा, 2 से 3 दिसंबर वर्ष 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उस समय इन्होंने अपने पत्रकारिता के माध्यम से जो भोपाल गैस त्रासदी के वास्तविक कारण थे, जो वास्तविक लोग जिम्मेदार थे, और जो निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई थी,
उनके पक्ष में निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता की थी और काफी मदद की थी उनके भरण पोषण के लिए। तो उन्होंने जो अपने पत्रकारिता के दम पे उन लोगों की सहायता की थी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी के उपलक्ष्य में जब इनकी मृत्यु हुई है, तो मध्य प्रदेश शासन ने इनके जो पत्रकारिता के योगदान थे, इसको बनाए रखने के लिए, ताकि आने वाले लोग और भी प्रोत्साहित हो, निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करें, तो इसकी पुरस्कार की स्थापना की थी। और इस वर्ष यानी पहली ही बार, अभी पहली पुरस्कार है, डॉक्टर वर्तिकानंद को दिया गया है इनकी स्मृति में। तो आप 2-3 फैक्ट याद रखेंगे कि ये चीजें है क्या। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कुछ महत्वपूर्ण है, एक आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सरला ग्रेवाल, बीरा राणा, निर्मला बुच और सुश्री उमा भारती जी हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। कई लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि काफी पुराना करंट है। आपको मैंने बताया है कि हम दिसंबर से आगे का कंटेंट जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा जो पिछला कंटेंट है दिसंबर के पहले के, जो बहुत बड़ी घटनाक्रम है और एग्जाम में सीधे आने की पॉसिबिलिटी, उसको हम अलग से कवर कर लेंगे 1-2 वीडियो में, जो भी हो पाएगा। तो अभी हम उसको सीक्वेंस से ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखना है। जल्द ही 2-4 वीडियो में आपको पूरा क्रम से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बीरा राणा। ये है बीरा राणा जी, श्रीमती बीरा राणा जी। अभी इनको मुख्य सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश का। पहले इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, अभी वर्तमान में ये पूर्ण रूप से हैं। तो ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है, थोड़ा सा चर्चा में है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो सरला ग्रेवाल जी हैं, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। जो निर्मला बुच हैं, ये मध्य प्रदेश की पहली मुख्य सचिव महिला है। ठीक है, चूंकि जो वीरा राणा है दूसरी महिला मुख्य सचिव है, तो पहली मुख्य सचिव कौन थी? यहाँ पर आप देखोगे निर्मला बुच, और सुश्री उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की। तो ये कुछ अन्य फैक्ट हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चन जो 28 अप्रैल को एग्जाम प्रस्तावित किया गया होने वाला है, यदि आपसे उसमें एक क्वेश्चन बना दे कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य सचिव नहीं रहे हैं या कार्यकारी मुख्य सचिव रहे हैं, ये जो तमाम प्रकृति के क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको कहाँ मिलेंगे? पुराने साल के जो पेपर हैं, आप 20 का उठाइए, 21 का उठाइए, 22 का उठाइए, 23 का उठाइए, आपको मध्य प्रदेश के विधानसभा के पदाधिकारियों से इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे, जो इस प्रकृति के प्रश्न हैं। तो आपको प्रैक्टिस में अंदाजा लग जाएगा कि एमपीपीएससी किस प्रकार के या किस लेवल के प्रश्न पूछता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया तो आप इसके लिए तैयार रहें। अब डायरेक्ट ना पूछेगा वो कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। यदि इनडायरेक्ट उसने पूछा कि कौन मुख्य सचिव नहीं रहा है, हो सकता है आपसे पहला मुख्य सचिव पूछ ले कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन रही है, निर्मला बुच रही, तो आप बोलोगे सर ये तो स्टैटिकल का है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों की ये करंट का भी है। ठीक है, और ये ज्यादा दिन का करंट नहीं, अभी मुश्किल से 1-1.5 महीने पुराना करंट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो ये आपका कर्तव्य, ये आपका होमवर्क है कि इससे संबंधित जिस भी चैप्टर में आप पढ़ते हो एमपी का, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा, उसको आप ढंग से तैयार करके रखें, क्योंकि ये चर्चा में है, जरूर आ जाएगा। इसके अलावा देखेंगे 2021 या 22 में एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन रहे हैं, तो एच.एस. कामत रहे हैं। वो प्रश्न वहीं से उठाया गया था, तो हो सकता है प्रश्न रिपीट भी हो जाए, तो आप वहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, कुछ अन्य फैक्ट भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जैसे मध्य प्रदेश की 34वीं मुख्य सचिव हैं। यदि क्रम से कभी पूछ ले तो 34 नंबर की हैं, महिला में पूछेगी तो दूसरी महिला है। ठीक है, इनको राज्य का प्रथम नागरिक सेवक कहा जाता है। आपको पता है आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक सिविल सेवक होते हैं जो आम जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो जो मुख्य सचिव होते हैं ये सिविल सेवकों में सबसे बड़े पदाधिकारी के रूप में होते हैं, इसलिए इनको प्रथम नागरिक सेवा भी कहा जाता है। और पहले मुख्य सचिव आपको पता है एच.एस. कामत हैं, तो अन्य चीजें भी आप इनके साथ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। एक है ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट, इसका आयोजन दिसंबर में इंदौर में किया गया था, 8 से 11 दिसंबर के आसपास। ठीक है, 8 से 11 दिसंबर। ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का काफी वर्चस्व रहा है, और 2 बार इसने वनडे ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जीता और 1 बार T20 वर्ल्ड कप भी जीता है भारत ने। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अब आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इंदौर में किया गया है 8 से 11 दिसंबर। चूंकि हो सकता है यदि मध्य प्रदेश में आयोजित ना होता तो हम इसको ना भी पढ़ते, लेकिन चूंकि पूरे भारत में इतने बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, विश्व कप हो रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली अपने मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है, तो चर्चा का विषय है। तो हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया है, इंदौर में किया गया है। और इसका जो आयोजन है वो कौन कराता है, एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केवी बोलते हैं। तो कभी आपसे पूछ ले
कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करता कौन है, तो आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे। जैसे आप देखोगे आईपीएल का आयोजन करता बीसीसीआई है, या फिर जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उसको आयोजित को सॉरी कौन कराता है, आईसीसी कराता है। तो ठीक इसी प्रकार जो इसका आयोजन करता है वो कौन है, एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, जिसको केबी बोलते हैं। तो आप इसका नाम ध्यान रखेंगे। कुछ बातें और भी हैं इससे संबंधित जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि भारत कब कब टूर्नामेंट जीता, आप इसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में थोड़ा सा आसानी हो। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर में आयोजित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 कौन से क्रम का चुनाव था। जो 23 था वो कौन से क्रम का था, 16, 17, 14 और 12। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक है, तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये कौन से नंबर का था, 16वें नंबर का था। यदि किसी ने नोटिस किया हो तो मैंने आपको बताया था कि 16वीं विधानसभा आयोजित की गई थी जब मैं इलेक्शन की चर्चा कर रहा था। तो ये कौन से नंबर का विधानसभा है, 16वीं नंबर का विधानसभा है। अभी कल या 1-2 दिन में जो अगला वीडियो होगा आपका, वो मध्य प्रदेश चुनाव 2023 जो हुआ है उस पर एक पूरा एक वीडियो बनेगा, जिसमें आपको उस चुनाव से संबंधित सारी जानकारियां आपको एक ही जगह प्रोवाइड करा दी जाएगी कि चुनाव कब कब हुए, और चुनाव के लिए मुख्य रूप से एम्बेसडर किसको बनाया गया था, ध्येय वाक्य क्या था, और कौन कौन से अधिकारी थे, किसने रिकॉर्ड बनाए हैं, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, महिला विधायकों की संख्या कितनी। ये तमाम प्रश्न, जो तमाम प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारा हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, ताकि यदि मान लो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक इलेक्शन से आ जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इतने बड़े चर्चित टॉपिक को क्यों छोड़े, तो उसको हम पूरा एक ही जगह कवर करेंगे तो वो आपको अच्छे से मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस थोड़ा इसके बारे में करूंगा कि जो मध्य प्रदेश का अभी विधानसभा चुनाव 2023 में आयोजित किया गया है वो कौन से नंबर का है, 16वीं विधानसभा का। उसका जो क्रम है वो 16वीं, आप इसका क्रम ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें मैं अगले वीडियो में जो अलग से आएगा उस पर करूंगा। ये दिनांक है, सारी चीजें हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी, 21, 28, 40 और 45। इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, इसका एक्चुअल आंसर कितना है, 27 है। ठीक है, मैंने इस पर थोड़ा सा 1-2 घंटे से रिसर्च किया था, तो इसमें कितना आया था, 27 आया था। जो 21 महिला हैं वो भारतीय जनता पार्टी से विजित हुई हैं, और जो 6 महिलाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी से विजित हुई हैं। आपको पता है 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230, जिसमें से 27, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये कितना है, 27 महिलाएं जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंची हैं। तो एक संख्या ये है, बाकी कल जब चर्चा होगी तो उसमें अच्छे से चर्चा होगी। इनफैक्ट मैं महिलाओं की लिस्ट भी दे दूंगा आपको, कौन सी महिला, जो 27 महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो हो सकता है कभी जोड़ी मिलाने या स्पोर्ट प्रकार के प्रश्न बने तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे, वो अलग से जो वीडियो बनेगा उसमें आपको बता दूंगा। तो अभी आप सिर्फ संख्या याद कर लीजिए, 27 है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो विधानसभा के चुनाव हुए 230, आप जब मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय या फिर मध्य प्रदेश की जो विधानसभा प्रणाली पढ़ते हैं उसमें मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में तमाम जानकारी है, और प्रीलिम्स में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में दिखेंगे, हर बार के प्रीलिम्स एग्जाम में दिखेंगे। तो आपको वो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि कितने विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से एससी और एसटी के लिए क्या की गई हैं, आरक्षित की गई हैं, उनकी संख्या याद कर लेना। लोकसभा की सीटें आप याद कर लेना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको करना है, ठीक है। आप इस हो सकता है आपने एमपी में पढ़ भी लिया हो ढंग से कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। अभी आपको पता आचार संहिता लगने वाली है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो जब आपका एग्जाम हो तो लोकसभा से पूछ ले कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, या फिर राज्यसभा की संख्या कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये जोड़ी मिलाने को दे सकता है। तो इसके आसपास की जो चीजें हैं वो जरूर पूछेगा। जैसे इस बार पूछा था 2023 में कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो हो सकता है लोकसभा से पूछ ले। तो ये आपका काम है कि आज आप 15 मिनट निकाल करके मध्य प्रदेश विधानसभा से तमाम प्रकार की जानकारियां आप उसको पूरा याद कर लेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, और जो विधानसभा भवन है वो कहाँ बना, उसका नाम क्या है, किसने बनाया था, ये तमाम जो आप स्टेटिकल में पढ़ते हो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो 21 महिलाएं हैं, ये 15वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 21। आपसे यदि पूछे कि जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, 18-19 का इलेक्शन हुआ था, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिला विधायकों की,
वो 21 थी। अभी वर्तमान में कितनी है? 27 जो इस बार का विधानसभा चुनाव हुआ है। इस हिसाब से आप लगाएंगे, जैसे आप देखोगे कितनी 230 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से यदि आप 27 महिलाओं को लगाएंगे तो लगभग 11 दशमलव समथिंग % आपको देखेंगे कि महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग कितने प्रतिशत का है? लगभग 11 दशमलव कुछ % का है। यानी इस हिसाब से यदि आंकड़ा देखा जाए तो बहुत कम इसका प्रतिशत है। अब आपको क्या ध्यान देना है, हर बार चर्चा नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा बता रहा हूं। जब भी आप ऐसी चीजें देखें तो कैलकुलेशन कर लें, और हो सकता है अभी जैसे जिनका मेंस है, आज अभी चौथा पेपर होगा 23 का चल रहा है, तो वहां पर आप देखोगे अभी जब छठवां पेपर निबंध पूछे गए थे उसमें पूछ लिया कि महिला सशक्तिकरण पर एक निबंध लिखिए, तो यदि आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, आप तर्क दे रहे हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत क्यों है, तो जब आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो आप ये आंकड़ा दे सकते हैं कि आज भी आजादी के इतने वर्ष बाद भी आपका जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है विधायिका में वो कितना कम है। तो इससे आपका एक पॉइंट बनेगा और आपके जो तथ्य है उसकी पुष्टि होगी, कहीं ना कहीं आपका जो निबंध है वो थोड़ा सा क्या होगा, मजबूत प्रदान करेगा। तो ऐसी चीजें आप इंटरलिंक करना सीखिए, या फिर आप मेंस में भी जो आपके शिक्षा और स्वास्थ्य वाले में है, या फिर जहां पर वंचित वर्ग में आप पढ़ते हैं उसमें एक महिला भी आती है वंचित वर्ग में, तो आप इसका उल्लेख कर सकते हैं, इस आंकड़े का उल्लेख आप शिक्षा स्वास्थ्य में भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बीच में बातें आएंगी तो मैं वैसे भी बताता जाऊंगा आपको। चलिए देखिए, एक अगला क्वेश्चन है तिरला विकास खंड। इस विकास खंड का नाम क्या है? तिरला। ये कौन से जिले में आता है? धार जिले में आता है। ठीक है, कौन से जिले में आता है? धार में। बस आपको ध्यान रखना है कि तिरला विकास खंड किस जिले में है? धार में। अब आप बोलेंगे सर विकास खंड तो बहुत सारे हैं, लगभग 400 के ऊपर हैं। ठीक है, तहसीलें भी हैं बहुत सारे, तो आप इसको क्यों बता रहे हो? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो तिरला विकास खंड है, अभी हाल ही में आकांक्षी विकास खंड जो योजना चलती है भारत सरकार के द्वारा, जिसका आयोजन नीति आयोग करता है, जिसके तहत इसकी रैंकिंग जारी की गई थी, तो यह विकासखंड मध्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसकी रैंकिंग प्रथम रही है। कौन से स्थान पर रहा है? शीर्ष स्थान पर रहा है। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम में मध्य भारत में प्रथम स्थान पर रहा है अपना कौन सा विकासखंड? तिरला विकासखंड। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा 2 मिनट संक्षेप में कि है क्या। जो एक योजना चली थी जनवरी 2018 में, जिसका नाम था आकांक्षी जिला योजना। ऐसे जिले जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पिछड़ जाएंगे। उसके लिए नीति आयोग ने एक प्लान बनाया था आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में। इसी योजना के तहत संपूर्ण देश में 112 जिलों का चयन किया गया था। कितने जिलों का चयन किया गया? 112 जिलों का, जिसमें से 8 जिले अपने मध्य प्रदेश के थे। इसी के तर्ज पर केंद्र सरकार के निर्देश पर हर राज्य में आकांक्षी विकासखंड योजना भी चलाई गई थी। तो राज्य अपने राज्य के अंदर ऐसे विकासखंड जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका चयन करेगा और उनके विकास के लिए विशेष कदम उठाएगा। विशेष कदम इन द सेंस कि कुछ ऐसी योजनाएं चलाएगा, उनको थोड़ा ज्यादा फंड देगा, वहां पर मॉनिटरिंग अच्छी होगी, प्रशासकों को ऐसे नियुक्त किया जाएगा जो थोड़ा उस ओर ध्यान दें, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करके उसको आगे बढ़ाने में फायदा करे। ऐसे इसी के तर्ज पर आकांक्षी विकासखंड योजना चलाई गई थी, जिसके प्रदर्शन में जो हमारा तिरला विकासखंड है धार जिले का, ये शीर्ष स्थान पर रहा है। इसलिए इसके लिए कहीं ना कहीं ये चर्चा की बात है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, वर्ष 2022 का है कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है जिसमें 112 जिलों को लिया गया था, उसमें से 8 जिले मध्य प्रदेश में, उसमें से एक जिला था छतरपुर। उसमें एक जिला कौन सा दोस्तों? छतरपुर जिला था, जिसने उस समय जब 112 जिलों की रैंकिंग की मॉनिटरिंग की गई थी कि कौन प्रदर्शन करने में बहुत बढ़िया है, तो जो छतरपुर जिला है 112 जिलों में दूसरे नंबर पर आया था। और ये जो रैंकिंग दोस्तों ये 2022 की है। तो आप ध्यान रखना, हालांकि चर्चा में ये है, लेकिन कभी पूछ ले कि आकांक्षी जिला योजना में प्रदर्शन करने में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च रहा है या फिर उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा छतरपुर जिला। पिछला करंट है, चूंकि पहले करंट चर्चा में है तो हो सकता है इसे इंटरलिंक कर ले, तो आपको ये ध्यान रखना है। और तिरला विकासखंड तो ढंग से ही ध्यान रखना है कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीति आयोग ने इसका आयोजन सम्मानित किया है। इसका जो आयोजन किसने किया है? नीति आयोग करता है, और सम्मानित भी उसी ने किया हुआ है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी आपको कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। जो बहुत सारी बातें मैं बोलता हूँ आप उसको नोटिस करते रहिए, और जो यहाँ पर चीजें लिखी हूँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक है दिव्यांग सशक्तिकरण एवं सुगम भारत अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, शीर्ष पर रहा है। और अवार्ड किसने दिया है? श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो दिव्यांगता की श्रेणियां हैं उसको लाभ पहुंचाने में और उनके लिए काम करने में मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, बेहतर रहा है, इसके लिए उसको अवार्ड दिया गया है। और एक है सुगम्य भारत अभियान, उसी के तर्ज पर उसके प्रदर्शन में या फिर उसको कार्यान्वित करने में, क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा है, इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ से यदि प्रश्न बनेगा आपसे, अभी चूंकि मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बना है, यदि प्रश्न बनेगा कि सुगम्य भारत अभियान के क्रियान्वयन में, सुगम्य भारत में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है, क्योंकि ये चर्चा में है। ये फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मध्य प्रदेश को एक विशेष अभियान के लिए अवार्ड दिया गया है, वो विशेष अभियान कौन सा है, तो सुगम्य भारत अभियान और यहाँ पर दिव्यांग सशक्तिकरण अभियान है, इन दोनों के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। तो चर्चा में आप इसको थोड़ा सा नोटिस कर लेंगे, ठीक है। फिर एक है तेंदुपत्ता संग्रहण दर कितने रुपए प्रति मानक बोरा तय की गई है, ये चर्चा में है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया था। ये जो दर है ये नवंबर में मानक तय की गई थी और इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था दिसंबर में, मतलब फिक्स कर दिया गया था कि अब दिसंबर से आपको देने लग जाएंगे। तो इसमें इसका जो एक करेक्ट आंसर है वो कितना है, 4000 रुपए, 4000 रुपए वर्तमान में इसकी मानक दर बढ़ा दिया गया है। पहले इसका जो मानक दर था वो 1750 रुपए था। कितना था, पहले 1750 रुपए दिया जाता था। अभी वर्तमान में प्रति मानक बोरा जो संग्रहण है, जब आप कलेक्ट करते हो, जो लोग इसको कलेक्ट करते हैं पहाड़ों के आसपास रहते हैं, उनको कितना रुपए दिया जाएगा, 4000 रुपए। अब आपको यदि याद हो 10 दिसंबर, अभी 10 दिसंबर 2023 को राज्य वन सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर आप देखोगे मुख्य परीक्षा में उसने पूछा था कि तेंदु जो पत्ता संग्रहण होता है, तो जो एक मानक बोरा होता है उसमें कितनी गड्डियां होती हैं। अब वो क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि ये चर्चा में था। सरकार ने क्या किया था, इसके जो मानक बोरा का जो रुपए है, दाम है, बढ़ा दिया था। तो सरकार ने रुपए का दाम ना पूछ करके उसने पूछा था कि एक मानक बोरा में कितनी गड्डियां होती हैं। तो वो क्वेश्चन उसने पूछ लिया था फॉरेस्ट मेंस में, क्योंकि वो भी एग्जाम एमपीपीएससी लेता है और क्वेश्चन बनाने वाले वही व्यक्ति हैं जो प्रीलिम्स का ही बनाते हैं, कोई खास व्यक्ति नहीं है, वहीं के लोग सब टीम को मिलकर बनाते हैं और जीएस का ही प्रश्न है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको ठीक से याद करना कि जो प्रति मानक बोरा है वो कितना रुपए कर दिया गया है, वो 4000 रुपए कर दिया गया है। आपसे राशि पूछी जा सकती है, लाडली बहना की राशि पूछी गई है। इसके पहले 2019 है, उस समय कन्या विवाह योजना की राशि पूछी गई थी। उस समय तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 51,000 रुपए बढ़ाया था, ठीक है, 25,000 से, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो एक आध क्वेश्चन जब राशि में आते हैं तो आप तेंदुपत्ता संग्रहण में भी कर लेंगे। इसके लिए एक योजना भी चलती है मध्य प्रदेश सरकार की, चरण पादुका योजना बोलते हैं उसको, जिसके तहत जो तेंदुपत्तन संग्रहण करता है, जो ऐसे मजदूर हैं, उनको सरकार चप्पल वितरित करती थी, अच्छी क्वालिटी की चप्पल खरीद कर जाती थी, ताकि जब वो पहाड़ों पर जाएं तो उनको चोट न लगे। तो उसको बोलते थे चरण पादुका। तो इसी से संबंधित है, आप लोग स्टेटिकल में पढ़ते होंगे। तो ध्यान रखना, एक मानक बोरा का रेट कितना है, 4000 रुपए है, एमपी से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला है हथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 का आयोजन किया गया उज्जैन में। बस सिंपल सा फैक्ट है, इसके आगे पीछे कुछ खास नहीं है। अब मैं आपको हथकरघा और हस्तशिल्प समझाऊं, आपको पता ही होगा, स्टेटिकल में आप पढ़ते भी हो कि हथकरघा और हस्तशिल्प क्या होता है, तो ये चीजें आपको पता है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आपको सिर्फ ध्यान रखना कि इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है। आयोजन जो किया गया है वो उज्जैन में किया गया है, क्योंकि हथकरघा, हस्तशिल्प और अभी 2023 में बहुत सारे प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया गया है। तो इससे संबंधित बहुत सारे उत्पाद हैं हथकरघा और हस्तशिल्प संबंधित, जिनको बहुत सारे जीआई टैग भी दिया है। और इनके लिए जो काम करने वाली जनजाति लोग हैं या जो प्रमुख पर्सनालिटीज हैं, उनको बहुत सारे पुरस्कृत भी किए गए हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हस्तशिल्प और हथकरघा जो है वो कहाँ से किया गया है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है, उज्जैन से किया गया है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका संबंध भी उज्जैन से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री अन्न अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है बैतूल, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डिंडोरी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा,
नहीं आईडी चालू आवाज आ रही है? आवाज आ रही होगी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही क्लियर? कुछ लोगों को कमेंट आए थे शायद ऑडियो बंद है, आप लोग बता दें, एक बार क्लियर कर दें। अच्छा, आपके उसमें आ रहा है ना? एक बार क्लियर कर दें आवाज, सभी लोग कमेंट कर दें जो भी ऑनलाइन है। आवाज क्लियर आ रही है? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने, मैंने तो थोड़ा सा डिस्कशन किया अभी आवाज का थोड़ा सा, कि श्री अन्न अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये डिंडोरी में स्थापित किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना। ये जो एक मैंने क्वेश्चन बनाया, अन्न अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया गया है, ये एक सिंबल है आपको नोटिस कराने का कि आप डायरेक्ट, हो सकता है ऐसा ही प्रश्न ना पूछे, डायरेक्ट पूछने की भी पूरी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यदि आपसे इससे रिलेटेड पूछेगा तो फिर आप सोचोगे सर डायरेक्ट करंट अफेयर्स का नहीं है, तो मैं अभी आपको उसका पूरा डिस्कशन करता हूं कि ये कहां कहां से प्रश्न पूछ सकता है, इसका संबंध कहां कहां से है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस पे। जो श्री अन्न अनुसंधान संस्थान अभी स्थापित किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा? डिंडोरी में किया जाएगा। इसका मूल कारण जो है, इसका मूल कारण है कि मोटे अनाजों के उत्पादन में डिंडोरी जिला प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? एमपी में मोटे अनाजों के उत्पादन में कहां पर है? नंबर 1 पर है डिंडोरी जिला। इसलिए फिर आपने एक पर्सनालिटी का नाम भी सुना होगा जिनका नाम था लहरी बाई। ठीक, लहरी बाई का संबंध कहां से है? ये डिंडोरी से ही है। और लहरी बाई ने मोटे अनाजों के संरक्षण में काफी योगदान दिया है। उन्होंने लगभग 28 प्रकार के मोटे अनाजों के बीजों का एक संरक्षण बनाया है, जिसको बोलते हैं बैंक या फिर बीज बैंक बोलते हैं। श्री अन्न बीज बैंक भी उसको बोला गया है। तो उन्होंने मोटे अनाजों के बीजों को कलेक्ट किया है और मोटे अनाजों के उत्पादन में डिंडोरी नंबर 1 पर है, इसीलिए श्री अन्न अनुसंधान संस्थान डिंडोरी में स्थापित किया जा रहा है। इनको कई जगह पुरस्कार भी किया गया है लहरी बाई को। जब आप विभिन्न प्रकार के पुरस्कार पढ़ेंगे 2023 के एमपी के पुरस्कार जब मैं आपको बताऊंगा, तब मैं आपको लहरी बाई के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं और कौन कौन सी चीजों को उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। श्री अन्न बीज का इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, मोटे अनाज जो है काफी चर्चा में रहा है और 2022 में क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स में कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने या संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटे अनाजों का वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को घोषित किया है। तो आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया था, जिसका प्रयास किसने किया था? हमारे भारत ने किया था इसका प्रयास। संयुक्त राष्ट्र में महासभा में इसने प्रस्ताव लाए थे कि मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया जाए ताकि लोग मोटे अनाजों के बारे में जागरूक हों। और उसका मूल कारण क्या है कि विश्व में मोटे अनाजों के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। विश्व में मोटे अनाजों के उत्पादन में भारत किस पर है? नंबर 1 पर है। और जो अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर जो डिंडोरी है, मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर है। और भारत में नंबर 1 पर कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना मोटे अनाजों के लिए। इसके अलावा जो मोटे अनाज है या जिसको श्री अन्न बोलते हैं, उसमें मूल रूप से 8 अनाज आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी,
साबा, कंगनी, कोदो, कुटकी और चीना। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे एक नाम जरूर आता है, जब भी बच्चे से पूछेगा कि मोटे अनाज में कौन सा नाम आता है, तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में एक ही नाम आता है, मक्का, कि सर मक्का जो है वो मोटे अनाजों में आता है। लेकिन ध्यान रखना, मक्का जो है मोटे अनाजों में नहीं आता है। मोटे अनाजों में 8 ही मुख्य रूप से अनाज आते हैं, जो कि आपको फोटो में दिख रहे हैं। आप इनका नाम जरूर ध्यान रख लेना, जोड़ी मिलाने का आएगा। और एक नाम जरूर ध्यान रखना कि मक्का इस पे नहीं आता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से, तो मैंने गलती से मक्का बोल दिया था, लेकिन मैं उसको जस्ट 2 सेकंड में सुधार लिया था। उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने खुद ही बोला कि मक्का नहीं आता है, तब फिर मैंने आके उसको ढंग से सर्च किया, तब पता चला कि मक्का इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कंगनी, कोदो, कुटकी और चीना। प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार मोटे अनाजों की उपलब्धियां, उनके फायदे गिनाते रहते हैं। मन की बात में भी उन्होंने इसकी बात की है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया था, और कहीं न कहीं इसमें भारत की उपलब्धि थी। तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि कौन कौन से आता है। 8 जो मोटे अनाज हैं, इसमें एक बड़ा फेमस है जिसका नाम है रागी। जिसका नाम क्या है? रागी। अब यदि मान लो रागी से संबंधित कभी इतिहास को टच करें, इतिहासकार यदि थोड़ा सा वो जागरूक होगा तो जरूर टच करेगा। यहां पर आप देखिए, आप जब इतिहास में आप पाषाण काल पढ़ते हो, इतिहास में आप क्या पढ़ते हो? पाषाण काल पढ़ते हो, तो बहुत सारे आपको पाषाण काल मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप देखोगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, एक है ताम्र पाषाण काल और एक है महापाषाण काल। जब आप महापाषाण काल पढ़ोगे, महापाषाण काल, तो जो महापाषाण काल है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में इसके अवशेष मिले हैं। कर्नाटक वाले एरिया में 1000 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। तो जो महापाषाण काल के लोग थे वो मुख्य रूप से रागी की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? रागी की खेती करते थे, जो कि मोटे अनाजों का एक प्रमुख मतलब अनाज है, 8 में से एक है। और चूंकि इसके ये जो मोटे अनाज है, इसमें क्या है, पानी की जो आवश्यकता है बहुत कम पड़ती है, और इसमें जो तत्व हैं बहुत ज्यादा होते हैं। मोटे अनाजों से आप जो पहले के लोग थे उनको आप देखोगे बहुत बलशाली होते थे, ज्यादा देर तक काम करते थे, थकते नहीं थे, और किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती थी। अभी 20 साल 25 साल के छोटे छोटे बच्चों को, जो अभी युवावस्था में उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसका मेन कारण है कि ये जो खान पान, जो मोटे अनाज हैं ये शुगर फ्री होते हैं, जनरली में एनर्जी ज्यादा होती है, पानी की आवश्यकता कम होती है, तो कम पानी में आप अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार तमाम तरह के आयाम अपना रही है, जैसे चर्चा में होगा आपको बताऊंगा। बस ये ध्यान रखना कि मोटे अनाजों में कौन कौन आता है। रागी की खेती मुख्य रूप से महापाषाण काल के लोग करते थे, जो कि आपको इतिहास से संबंधित पूछा जा सकता है। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किया जाएगा, और लहरीबाई का आप संबंध ध्यान रखना, डिंडोरी नंबर 1 पर है मोटे अनाजों के संदर्भ में। तो ये जो सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं, तो आप इसके संदर्भ में ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। आज चूंकि थोड़ा सा परिचय था इसलिए मैंने कंटेंट थोड़ा सा कम दिया है। यदि आपको लगेगा तो आगे का जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको, पीडीएफ फॉर्म में मैं उपलब्ध की करा दूंगा जो चीज मैं बोलता हूँ। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीजें हैं और जो एमपीपीएससी का जो पैटर्न है और जिस जिस दृष्टि से वो टच करता है, वो सारी चीजें एमपी के संदर्भ में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।